वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की ढेर सारी जानकारियां, ढेर सारी बातें आपके साथ होंगी इस शो के अंदर। आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के डायरेक्टर एंड हेड कंसल्टिंग प्रैक्टिस आशुतोष लिमे साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आशुतोष जी हमारे बहुत ही पुराने प्रॉपर्टी गुरु हैं जिनसे हम लगातार, मतलब एक दशक शायद बीत चुका है आशुतोष जी जब हम आपसे सलाह लेते हैं। थोड़ा सा बीच में गैप जरूर हुआ जब हमारी आपसे बात नहीं हुई, लेकिन आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी सलाह से काफी लाभान्वित होंगे। तो हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले ये कि रीट्स जिसकी चर्चा काफी जोरों पे थी, देश का पहला रीट्स आ चुका है और अब लिस्ट भी हो चुका है और एक अच्छी लिस्टिंग उसे माना जा रहा है। तो क्या हम माने कि अब रियल एस्टेट में रीट्स के आने के बाद रियल एस्टेट में निवेश का तरीका थोड़ा सा बदलेगा और ज़्यादा भरोसेमंद हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज थी प्रॉपर्टी मार्केट के लिए कि रीट का लिस्टिंग होना। और जिस तरह से इस रीट का रिस्पांस मिला है, मार्केट ने जिस तरह से उसको सपोर्ट किया है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है पूरी इंडस्ट्री के लिए। बेस्ट ऑफ द प्रमोटर्स, बेस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस, और जिस रेट पे लिस्टिंग हुई है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और वेल्थ क्रिएटिंग रेट है। मैं ये मानता हूँ कि रियल एस्टेट में निवेश करने के तरीके बदलेंगे। कमर्शियल रियल एस्टेट जहाँ पे आम आदमी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका टिकट साइज हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट के जो रिटर्न पोटेंशियल है उससे वो वंचित था, वो नहीं ले पा रहा था उसके बेनिफिट्स। उसके लिए एक नया तरीका खुल गया है। डेवलपर्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको भी डीकैपिटलाइज करने का एक अच्छा तरीका उनके पास भी अवेलेबल हो गया है। तो लॉन्ग टर्म ये निवेश बहुत ही अच्छा साबित होगा निवेशकों के लिए, वेल्थ क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म। और उसकी एक और खासियत यह है कि स्टॉक्स या शेयर्स जितना वोलेटिलिटी उसमें नहीं है, जो ऊपर नीचे चढ़ाव है, जो आम निवेशकों के समझ के बाहर होते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता उसको स्टडी करके डे टू डे बेसिस पे एंट्री एग्जिट करने के लिए। तो ये आपको बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स, यानी कुछ आपकी सर्टेनिटी बनाए रखेगा और वेल्थ भी क्रिएट करेगा। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आगे चल के इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव साबित होगा, निवेशकों के लिए साबित होगा पॉजिटिव, और इसके सक्सेसफुल होते हुए कई और रीट्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में अगले कुछ महीनों में आएंगे। राइट। एक छोटा सा सवाल यहाँ मेरे जहन में आता है रीट्स को लेकर कि जब एक नया एवेन्यू खुल गया है रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, तो क्या मानूं कि थोड़ा सा रेजिडेंशियल साइड पे जो निवेशकों का जोर होता था वो भी कम होगा और थोड़ा इस तरफ आएंगे? जी हाँ, देखेंगे रेसिडेंशियल में जो निवेश होता है भारत में वो ज़्यादातर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल में हम लोग रिटर्न्स या यील्ड्स देखेंगे वो महज 2 या 3% के होते हैं, जो अपने आप में कोई फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं कहा जा सकता। तो रेसिडेंशियल में जो इन्वेस्टर्स का जो फ्लो था वो वैसे भी थोड़ा धीमा हो गया था क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन उन्हें खास मिला नहीं। तो ये जो सारी वेल्थ है, ये जो पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स की, ये भी अभी कमर्शियल की तरफ मूव होगी। और कमर्शियल स्टोरी बहुत अच्छी बन रही है इंडिया की, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जॉब क्रिएशन हो रही है, ऑफिस मार्केट्स अच्छा कर रही हैं। तो ये जो फेज़ है, पॉजिटिव फेज़, उसका फ़ायदा अभी रिटेल निवेशकों को भी मिलेगा। तो रेसिडेंशियल से फोकस थोड़ा सा हटके कमर्शियल में भी जाएगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि रेजिडेंशियल में जहाँ पर आपको एक्चुअल होम बायर्स चाहिए थोड़ा, ताकि भाव जो हैं वो सही जगह पर रहें, वो एक अच्छी बात हो जाएगी। रीट्स में आपको एक नई एवेन्यू मिल गई है तो वहाँ पर आप बढ़िया एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। किराए से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आएगा उससे रीट्स बढ़ेगा, साथ में जो भी एसेट होगी उसकी कैपिटल वैल्यू बढ़ेगी, उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा। तो एक बहुत बढ़िया सिचुएशन है। अब ये देखेंगे कि आगे कितने और रीट्स, कितने और मौके आते हैं जहाँ पर आप निवेश कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो बात हो गई रीट्स की, और अब दर्शक के सवाल हो जाए। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक रोहित नंदी साहब मुंबई से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। रोहित से बोल रहा हूँ जी। मुझे अभी ये जानना है कि दुबई का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, तो इसका सिचुएशन 5 years down the line कैसे रहेगा? मतलब both from the residential and commercial point of view, because see, investing in India is, if I invest 3 crores in a flat in Mumbai, I'll be getting the same kind of area in Dubai for the 3 crore. Okay, so the question is, should I invest in Mumbai or Dubai? Because the rate of return in Dubai is 7 to 8% rental income. जी, रेसिडेंशियल। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका रोहित। तो दो इसमें चीजें होंगी। एक तो ये कि
जब आप भारत से तुलना करेंगे तो वो कैसा है और अपने आप में दुबई का मार्केट कैसा है, थोड़े दोनों जुदा जुदा चीज़ें हैं। सो हम आशुतोष जी से इस पर सलाह लेंगे। तो सर, इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में कैसे देखा जाए दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को? देखिए विपिन, इनके सवाल में दो एंगल्स हैं। एक है कंपैरेटिव सिनेरियो, जैसे भारत में क्या रिटर्न्स मिलेंगे प्रॉपर्टी मार्केट से और दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और एंगल यहाँ पे आ जाता है टैक्सेशन का, क्योंकि आप किसी विदेश में प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए कि टैक्स एफिशिएंसी आप कैसे इंश्योर करेंगे। प्रॉपर्टी मार्केट से यदि आप देखेंगे तो आपकी अगर 2.5-3 करोड़ की एपेटाइट है तो आप मुंबई में या दुबई में दोनों में अच्छे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो। ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे रेंटल रिटर्न्स ज़्यादा है, 6 से 7% के रेंटल रिटर्न्स वहाँ पे काफ़ी कॉमन है। अच्छी प्रॉपर्टीज़ में थोड़े ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इंडिया में ये 2.5 से 3% ही मिलेंगे। रही बात कैपिटल एप्रिसिएशन की, तो इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी स्टेबल हैं, आगे चल के मार्जिनल इंक्रीज़ होने की गुंजाइश हम मानते हैं। दुबई में राइट नाउ प्रॉपर्टी प्राइसेस आर स्टेबल, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अभी प्रॉपर्टी प्राइस पे प्रेशर है। तो अगले 6 से 9 महीनों में हमारी ये उम्मीद है कि बॉटम आउट हो जाएगा वहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट। तो इनके पास करीब 6 से 9 महीने का समय उपलब्ध है अपना होमवर्क करके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आगे चल के 3 से 6 महीने और प्रॉपर्टी प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, उसके बाद ही बढ़ेंगी। तो ये उनको बेटर रिटर्न देगा मुंबई या इंडिया के प्रॉपर्टीज़ के बदले, लेकिन उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि टैक्स एफिशिएंसी वो इसमें ले आएँ और अपने टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। एंड आई थिंक जो दुबई 2020 एक्सपो है उसके कारण जो मैं कह दूं कि सरप्लस प्रॉपर्टी आई थी, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आ गया था प्राइसेस पे। एक बार 2020 एक्सपो हो जाता है उसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ा और स्टेबिलिटी जी उसके मार्केट में आती है। 6 से 9 महीने थोड़ा ओवर सप्लाई की सिचुएशन है, उसके बाद रैशनलाइजेशन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम स्टेटस अचीव हो जाएगा। उसके बाद उनके रिटर्न्स पॉजिटिव उनको मिलना चालू हो जाएगा। राइट, तो रोहित जी आपके लिए हो गई सलाह और फटाफट हम ले लेते हैं यहाँ पर अजय सिंह साहब का सवाल जो हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछेंगे आप? गुड आफ्टरनून सर, विपिन जी। सवाल मेरा यह है सर कि मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ दिल्ली उत्तम नगर में। ओके। और एक फाइनलाइज हमने लोकेशन कर रखी है उत्तम नगर में, वो मुझे कोट हुई है प्राइस अराउंड 22 के आसपास। ओके। तो ये मुझे बस इसमें होम लोन का क्या प्रोसीजर है और कैसे क्या मुझे ऐसे थोड़ा आप मुझे बताएंगे, क्योंकि जो मैं आपका सवाल देख रहा हूँ वो है कि आपने कुछ विश्वास पार्क में 23 लाख 23.5 लाख के आसपास कोई प्रॉपर्टी है ये जी, उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल उसी आसपास। ठीक है, ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, लोन प्रोसीजर और थोड़ा फ्यूचर में क्या ये प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, जरूर आपकी मदद करते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? उत्तम नगर एक रिहायशी एरिया है और द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, ये जो कमर्शियल हब्स हैं उससे लगा हुआ है। तो एरिया वाइज, लोकेशन वाइज एक अच्छी जगह है। उन्होंने अपना डेली कम्यूटिंग पैटर्न हमें बताया नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कम्यूटिंग पैटर्न उनके लिए कन्वीनियंट है, इसीलिए उन्होंने उत्तम नगर को चुना है। तो प्रॉपर्टी मार्केट के हिसाब से तो एक सही मार्केट है। होम लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। एक है उनकी अपनी बोरोइंग कैपेसिटी असेसमेंट, कि उनका जो हाउस होल्ड इनकम है, एनुअल इनकम, उसके हिसाब से उनकी जो EMI देने की क्षमता है उससे बैंक्स डिसाइड करेंगी कि इनको कितना लोन ग्रांट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टी वैल्यू का एक सर्टन परसेंटेज बैंक अलाउ करती है एज होम लोन। यदि उनकी प्रॉपर्टी प्राइस 22-23 लाख है तो करीब 20% उनको अपनी सेविंग्स से अपफ्रंट जुटाना होगा और बचा 75 to 80% उनको लोन मिल सकता है। दोनों में उनकी सैलरी कैपेसिटी और लोन जो वैल्यू है, लोन टू प्रॉपर्टी वैल्यू, उसमें से जो कम अमाउंट होगी उतना लोन उनको ग्रांट हो जाएगा। मैं ये मान रहा हूँ कि प्रॉपर्टी पेपर्स सारे क्लियर हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लेंडिंग के लिए अप्रूव किया हुआ है। ये मान के मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों में से जो लोअर लिमिट होगी उतना लोन उनको मिल जाएगा 20 से 25 साल की ड्यूरेशन के लिए। और आज फ्लोटिंग रेट में उन्हें जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी कम्पिटिटिव रेट है और उससे करीबन उनको 1 लाख, अगर प्रति 1 लाख लोन पे लगभग 700 रुपये के आसपास EMI आ जाएगा। चलिए, तो अजय जी की इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। आप भी कहीं मत जाइए, छोटा सा ब्रेक है, हम तुरंत हाजिर होते हैं और लेंगे कुछ और सवाल और उनके जरिए बात होगी प्रॉपर्टी मार्केट की। बस आशुतोष जी बने हुए हैं, तो चलिए
हम उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाते हैं, हमारे दर्शकों के साथ भी बात करते हैं। कोलकाता से अशोक चौधरी साहब आ गए हैं फोन लाइन पर। सर कैसे हैं और क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छे हैं। मेरा एक सवाल था, सीधा हैप्पी विले राजरहाट में मेरा एक फ्लैट है और 1080 स्क्वायर फीट का प्लस एक कवर पार्किंग है। वो 33 लाख में मैंने लिया है, मुझे पोजीशन भी मिल गया है। बहुत तो बढ़िया। ये मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया था, तो इसका फ्यूचर क्या है, कब बेचना चाहिए वगैरह। राइट, तो राजारहाट में आपका ये फ्लैट है। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो हम सर से पूछेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है। बाहर से देखने में या देखने में तो बहुत ही सुंदर जगह लगती है राजारहाट, लेकिन चूंकि कलकत्ता का एरिया और वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड सा रहता है, तो अब इनका निवेश कैसा है और ये कब तक उम्मीद करें कि उस पर अच्छा रिटर्न आएगा? मेरी सलाह इनको ये है कि अगर इनके पास लॉन्ग टर्म एपेटाइट है प्रोजेक्ट में बने रहने की, तो वो इन्वेस्टेड स्टेट में बने रहें। राजारहाट काफ़ी बड़ा एरिया है और कलकत्ता का एक बेहतरीन प्लांट एरिया माना जाता है। इसके बड़े स्केल की वजह से यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सप्लाई यहाँ पे बना रहता है। इसलिए प्रॉपर्टी प्राइसेस आप देखेंगे कि माइल्डली राइज होती हैं या तो स्टेबल रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ रेंटल हाउसिंग यहाँ पे अच्छे डिमांड में है। तो करीब 3300 रुपया पर स्क्वायर फुट जो उनको रेट पड़ा है ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, ये मैं कहता हूँ कि मार्केट रेट से थोड़ा सा कम है। दैट्स वाई उनको थोड़ी गुंजाइश है एप्रिसिएशन पाने की। और अगले 3 साल में खास करके एक्शन एरिया 1 और एक्शन एरिया 3, ये जो 2 नोड्स हैं राजारहाट के, वहाँ पे हम काफ़ी डिमांड पाएंगे रेंटल हाउसिंग की और नए ख़रीदारों की भी, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स लगभग पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो गई हैं। यहाँ तक कि राजारहाट आज सॉल्ट लेक सिटी और लेक टाउन जैसे एरियाज़ जहाँ पे भी ऑफिस मार्केट शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ के लिए भी फीडिंग एरिया की तरह एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे उनको प्रोजेक्ट में बने रहना चाहिए। उनकी रेंटल इनकम भी चालू हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनको खास एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। मेरी सलाह उनको यह है कि 3 से 5 साल के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुक करके वो एग्जिट कर सकते हैं। इसका जो कमर्शियल वाला हिस्सा भी है उसमें भी कई अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो जो कमर्शियल का एडवांटेज अभी हमें बंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों को देखने को मिल रहा है, क्या थोड़ा बहुत हिस्सा वो पाई कोलकाता के हिस्से में नहीं आएगी ताकि राजारहाट भी चमके? बिल्कुल आएगा। हालांकि कलकत्ता थोड़ा लेट इस जर्नी में शामिल हुआ, जो आईटी जर्नी थी इंडिया की, लेकिन अभी बेंगलोर देखेंगे, हैदराबाद, चेन्नई, इन पे काफ़ी हद तक सैचुरेशन आ गया है। और आईटी इंडस्ट्री का जो एक ज्योग्राफिक रिस्क मिटिगेशन, ये जो उनका एक पैरामीटर होता है, उस हिसाब से उनको अपनी ज्योग्राफी से बाहर जाना होता है। तो ईस्टर्न ज्योग्राफी में कलकत्ता ये ज़रूरत पूरी करता है। एंड वंस इन कलकत्ता, राजारहाट, सॉल्ट लेक इज़ दैट एरिया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत बढ़िया है। एक अपने आप में एक इकोसिस्टम वहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो इसलिए ट्रैफिक, डेली कम्यूटिंग, ये सारे प्रॉब्लम से हट के यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेनिंग सब सिटी बनने जा रही है और इसलिए इसका फ्यूचर अच्छा है। राइट, और हम उम्मीद करें कि इन सारी चीज़ों का फ़ायदा राजारहाट को मिलेगा और इनफैक्ट अपने आप में एक अच्छी बढ़िया जगह रहने के लिए तो है ही। चलिए, तो यहाँ पर अशोक साहब आपके बहाने हमने राजारहाट पर अच्छी खासी बात भी कर ली, तो आपके लिए तो सलाह हो ही गई, लेकिन बाकी लोग जो और कोलकाता की तरफ देखते हैं किसी भी कारण से, उनके लिए भी यह है कि हाँ, बहुत तनाव चनाव एप्रिसिएशन वो तो वैसे भी इस समय हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे नहीं है, लेकिन एक डिसेंट एप्रिसिएशन की उम्मीद आप कर सकते हैं कोलकाता के अंदर राजारहाट में, जो ओवरऑल एवरेज एक ठंडा मार्केट माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल लेने का वक्त है और ये है राम बंसल साहब का, और दुबई से आपने भेजा और आप पूछना चाहते हैं कि मोहाली में 35 से 40 लाख का निवेश करना चाहता हूँ, इतनी रकम का फ्लैट खरीदना सही रहेगा या फिर प्लॉट ले लिया जाए? मोहाली के किस इलाके में प्रॉपर्टी लेना सही होगा? तो सर, एक वक्त था जब हम चंडीगढ़ की बहुत बातें करते थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़ी बड़ी डील्स भी वहाँ होती थी, और चंडीगढ़ का ही एक सबब हम कह सकते हैं कि मोहाली है, और अपने स्टेडियम से तो वो फेमस है ही, लेकिन इस वक्त जो मार्केट है वहाँ का, वो कैसा आपको लगता है? और उसमें राम साहब का प्रश्न कि वो 40 लाख में वहाँ फ्लैट ले लें या फिर प्लॉट ले लें? देखिए, ट्राई सिटी जिसको हम कहते हैं, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और अभी जीरकपुर भी उसमें ऐड हो गया है एज इंडिपेंडेंट माइक्रो मार्केट। तो ये एक वेल प्लान्ड
टाउनशिप, चंडीगढ़ तो पहले से वेल प्लान सिटी है, मोहाली भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान हुई है, तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, और यही एक मेजर रीज़न रहा है कि पूरे पंजाब से, हरियाणा से, हिल्स से, शिमला और हिमाचल से यहाँ पे काफ़ी निवेश हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, और उसकी वजह से यहाँ का जो इन्वेस्टर प्रोपोर्शन है प्रॉपर्टी मार्केट का वो पहले से ज़्यादा रहा है। तो इसलिए ये यहाँ का मार्केट थोड़ा अलग से परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स शायद यहाँ पे 100% एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आज आप बात करेंगे तो कुछ एरियाज़ मोहाली के ऐसे हैं जहाँ पे जैसे कि एरो सिटी है, एयरपोर्ट रोड, और ज़ीरकपुर और मोहाली एरो सिटी के बीच वाला जो पूरा एरिया है वो आज एक उभरता हुआ कॉरिडोर की तरह सामने आ रहा है। वहाँ पे एंट्री बैरियर कम है, वहाँ पे ये प्लॉट्स देख सकते हैं निवेश के लिए। मेरी सलाह उनको यह है कि अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो उन्हें प्लॉट खरीदना चाहिए। यदि उनको कुछ साथ साथ रेंटल इनकम भी कमाना है तो उनको फ्लैट खरीदना चाहिए, और फ्लैट खरीदने के लिए उनको सिटी सेंटर लोकेशंस की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि वहाँ पे आज रेडी डिमांड है रेंटल हाउसिंग के लिए। चंडीगढ़ का जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है और अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, तो काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है जिसके लिए रेंटल डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यदि उनको रेंटल इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो फ्लैट्स लें, सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन पे खुश हैं तो प्लॉट लें, क्योंकि वहाँ पे एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी कैपिटल एप्रिसिएशन की। हाँ, ये एक बात और ज़रूर है कि अगर वो प्लॉट लेते हैं तो उसकी सिक्योरिटी और गार्डिंग उनको अच्छे से करनी होगी, तो एक अप्रूव्ड लेआउट में अच्छे प्रोमोटर के लेआउट में ही ले। और ये भी और बेहतर होगा कि अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में अगर 2 या 3 जन एक साथ ले लेते हैं तो बाद में प्रोटेक्शन ऑफ लैंड आप इंश्योर कर सकते हो। अगर यही चंडीगढ़ की बात करें और फिर ज़ीरकपुर, मोहाली और पंचकुला की बात करें तो आईटी की अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, कोलकाता के लिए एक कोशिश यहाँ पे भी की गई थी, हालांकि वो कभी बहुत लाइमलाइट में नहीं आई, उतनी सक्सेसफुल नहीं आई, लेकिन क्या हम अभी भी उससे उम्मीद कर सकते हैं या फिर ये थोड़ा बेमानी होगा? मुझे लगता है कि आईटी का वहाँ पे जितना बेस बनना चाहिए था, जिस स्केल का वो बन नहीं पाया, और अभी और थोड़ा समय है उस बेस को वहाँ आने के लिए। उसका रीज़न ये है कि गुड़गांव और नोएडा, ये जो दिल्ली के जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, हाँ जी, एस्टैब्लिश लोकेशंस हैं, और वहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, खास करके नोएडा ग्रेटर नोएडा का। और तो वहाँ पे ट्रेन मैन पावर है, लाइफस्टाइल है, और आईटीएस कंपनीज जो एक इकोसिस्टम चाहती हैं वो वहाँ पे वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो इसलिए और थोड़ा समय लगेगा ट्राई सिटी को आईटी को बड़े पैमाने में अडॉप्ट करने में। हाँ, क्योंकि कोशिश हुई थी लंबे समय से हमने देखी, लेकिन वो कभी बहुत ऊपर के स्तर पर जाती हुई दिखाई नहीं दी। और दर्शक संदीप गोयल साहब फोन लाइन पर दिल्ली से, सर बहुत स्वागत है आपका। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? धन्यवाद सर जी। मैं आपका ये सीएनबीसी आवाज लगातार देखता रहता हूँ, आपका बहुत अच्छा शो है, प्रॉपर्टी के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। धन्यवाद सर। मेरा एक क्वेरी है, मेरी क्वेरी ये है कि मैंने अथॉरिटी से, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी से 120 स्क्वायर मीटर का बिल्ट अप हाउस खरीदा था 2011 में। ओके। और उसके बाद ये 7 ईयर से है, मेरे पोजीशन में है, लेकिन उसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं आ रहा। मेरा पर्पज इन्वेस्टमेंट पर्पज से था, फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इसको होल्ड करूँ या इससे एग्जिट करके कहीं दूसरी जगह परचेज करूँ। ठीक है। मैं अभी 2-3 साल के लिए वेट कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 5-6 साल ऑलरेडी आपके पास हो चुके हैं, 2-3 साल आप और वेट कर लेना चाहते हैं, लेकिन आपको लग रहा है रिटर्न्स उस हिसाब से आ नहीं रहे हैं। तो आशुतोष जी, क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ा और इंतजार करें या फिर कहीं और निवेश करें? देखिए, ये इनकी जो दुविधा है वो काफ़ी सारे होम बायर्स की है जिन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में घर खरीदे थे। मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनको पोजीशन मिल गया है, और नाउ ही इज़ अ प्राउड ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विथ फ्लैट इन हिज पोजीशन। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं हुए थे और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे रुक गए हैं और पोजीशन नहीं मिल पा रही। तो उस हिसाब से इनकी स्थिति बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन्हें 2-3 साल वेट करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि
आगे चल के भी हम बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई इस मार्केट में है। रेरा के चलते हुए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो रुक गए थे वो रिवाइव होंगे और कंप्लीट भी होंगे, और ये अच्छा ही होगा उन बायर्स के लिए उस प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट होना। बट उसका मतलब यह है कि सप्लाई बना रहेगा इस मार्केट में, तो इन्हें इस प्रोजेक्ट से एग्ज़िट करना चाहिए, इस मार्केट से रादर एग्ज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है, सर्टिफाइड प्रॉपर्टी है, तो उनको बायर्स मिल जाने चाहिए, क्योंकि आज बायर्स कंस्ट्रक्शन रिस्क लेने की मनस्थिति में नहीं है। तो इनको सेलिंग की दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे होते हुए यहाँ पे सारे एरियाज़ नोएडा के खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वेल इक्विप्ड हैं, तो उन्हें बायर मिल जाएगा। यही प्राइस वो सेल करके जो उनको कैपिटल मिलेगा वो इमर्जिंग कॉरिडोर्स में वो लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्क एपेटाइट। और वहाँ पे चूँकि एंट्री बैरियर कम होगी, उनका जो प्रोपोर्शनेट गेन है, जो परसेंटेज एप्रिसिएशन है, वो ज़्यादा पाने की उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह उनको ये रहेगी कि यहाँ पे आप एग्ज़िट कर लें तो बेहतर है, और यही रकम आप किसी और क्षेत्र में लगाइए। चलिए, तो इसी के साथ आज का वक्त हो रहा है समाप्त। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन जाने से पहले हम आशुतोष जी आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं pg@moneycontrol.com पर थोड़े से डिटेल्स और आपका फ़ोन नंबर हमें भेज दीजिए। बाकी हम पर छोड़िए, हम बाकी की जानकारी इकट्ठी करके आपको देंगे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी एकदम सटीक और सही सलाह। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।